तो आज हम आपको 12वीं क्लास का यानी 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड से मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो जरूरी पार्ट बताने जा रहे हैं जिसके अलावा जिसके बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉसिबल नहीं है। हम जब भी नेशनल इनकम फाइंड करते हैं या डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। आखिर ये डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? तो वैसे मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रंटियर बाउंड्री से नहीं होता, मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर से नहीं होता। पॉलिटिकल फ्रंटियर से ही हमारा मतलब किसी भी कंट्री की, जो जैसे आप इस नक्शे में देख पा रहे हैं, ये हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर है। जैसा आप नक्शे में देखते हैं, ये हमारा भारत देश है जिसके अंदर हमें घूमने के लिए, जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। किसी भी एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट्स पे आराम से आ जा सकते हैं। किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। हम दूसरे स्टेट में जाने के जाकर हम जॉब कर सकते हैं, कुछ भी परचेज सेल कर सकते हैं। तो उसको तो हम बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी कि राजनीतिक रेखा, यानी मतलब बाउंड्री। लेकिन उसके साथ साथ और ऐसा क्या होता है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो तो है ही, इवन आपको जैसा मैं बता दूं कि हमारे देश और जापान, मान लो ये जापान, ये हमने जापान ले लिया, और ये मान लो हमने इधर इसके इस तरफ हमने यूएस ले लिया, यूएस। अब हम पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ उस एरिया को भी, उस जगह को भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे जो हमारे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिप। ध्यान देना, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इसके साथ हम लिख सकते हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इन बातों को ध्यान देना है। तो मान लीजिए शिप या एयरक्राफ्ट, ये रहा आपका एयरक्राफ्ट, ये ऐसे रहा एयरक्राफ्ट, ठीक है। और मान लो शिप भी यहां से यहां तक आ या जा रहा है, तो शिप भी रहा आपका, ठीक है ना। तो जब दो कंट्री के बीच में कोई शिप या एयरक्राफ्ट चलाया जाता है, लेकिन वो होता किसी इंडियन रेजिडेंट्स का है। रेजिडेंट से मतलब होता है, जिसको हम अभी आगे बताएंगे रेजिडेंट्स का मतलब क्या होता है, बट आप एक तरीके से ये मान लिए भारत का निवासी है, वो 1 साल से ज्यादा उसको भारत में रहते हो गया। नागरिक अलग चीज है, निवासी अलग चीज है, बट हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मानिए भारत का निवासी है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में जब शिप या एयरक्राफ्ट चलाए जाते हैं, लेकिन वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड, यानी उनका मालिक और उनको चलाने वाला भारतीय सामान्य निवासी है, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है। तो ये शिप है और जो ये एयरक्राफ्ट है, ये दोनों ही भारत की घरेलू सीमा माने जाएंगे, यानी ये इंडिया की क्या माने जाएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। कि हम इसके अंदर होने वाली कोई भी इनकम, इसके अंदर होने वाली कोई भी घटना, इसके अंदर होने वाला कोई भी इवेंट, वो ये माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हो गया। जैसे एक यहां पर एग्जांपल भी है हमारे पास कि एयर इंडिया का प्लेन अगर 2 कंट्री के बीच में चलाया जा रहा है, जैसे यूएस और जापान, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसे ही आपका शिप हो गया। और क्या है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होता है? अब अगले आ जाते हैं फिशिंग वेसल। अब ये फिशिंग वेसल क्या होते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं मछली पकड़ने की नौकाएं। अब अगर मैं इसी अपने देश के नक्शे की बात करूं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। सपोज ये इंटरनेशनल वाटर है यहां पर, और यहां पर मछली पकड़ने की जो नौकाएं होती हैं, फिशिंग वेसल्स, वो जहां तक भी जा रही हैं और वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स हैं या बाय आवर कंट्री, उनको जो है वहां तक चलाया जा रहा है विद द परमिशन इन इंटरनेशनल वाटर। तो जहां तक भी वो जाती हैं, तो जो फिशिंग वेसल हैं वो भी क्या मानी जाती हैं?
वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। उसके अंदर भी होने वाली कोई भी घटना, कोई भी इनकम, सब क्या माना जाएगा कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं। उसके बाद है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। यहां हम नेचुरल गैस भी लिख सकते हैं, नेचुरल गैस रिग्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं, कुछ तो नेचुरल गैस रिग्स होते हैं जहां से नेचुरल गैस निकाली भी जाती है विद द परमिशन, और ये एक तरीके से माने तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस जो रिग्स होते हैं, ये एक तरह के कंटेनर होते हैं जिनके अंदर गैस और ऑयल जो होता है वो भरा हुआ होता है, और वो होते कहां है, वाटर में ही है। तो इसलिए इनको, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये गोवा के आसपास का एरिया, मुंबई के, इधर कोलकाता के आसपास का एरिया, कोयम्बटूर, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, इन एरियाज में ये रखे होते हैं। तो ये भी हमारे देश की घरेलू सीमा में यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। फिर है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये भी ऑपरेटेड एंड ऑन्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी तकलीफ नहीं होगी। इसका मतलब होता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या है, देखो अपने देश की जो फ्रंटियर बाउंड्री है उससे थोड़ा सा आगे जाके तैरते हुए प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर शिप आते हैं और वहां पर अपना माल उतार के चले जाते हैं, और दूसरे जो कंट्री का माल यहां से लेकर के दूसरी कंट्री चले जाते हैं। उनको बिल्कुल यहां बाउंड्री पर आने की जरूरत नहीं होती। तो ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इंटरनेशनल वाटर में स्थित होते हैं। तो इनको भी हम अपने देश की घरेलू सीमा में यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करते हैं। चलिए अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये तीन चीजें हैं, ये लोकेटेड इन अब्रॉड ऑफ आवर कंट्री, यहां लिख सकते हैं ऑफ आवर कंट्री, लोकेटेड इन अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री। इसका मतलब यह है, एक हम मोटे तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, और इस इंडिया के नक्शे पर अगर हम आपको बता दें तो हर कंट्री का, हर एक देश में दूतावास होते हैं। इसको हिंदी में दूतावास कहते हैं। पहले राजा महाराजा के टाइम पर भी दूत होते थे तो उनके दूतावास होते थे, तो अब आज के टाइम पर भी हैं। अब ये दूतावास क्या होते हैं, जैसे भारत के अंदर दिल्ली में या मुंबई में या कहीं पर भी एम्बेसीज खुली हुई हैं यानी कि दूतावास। अब मान लो ये यूएस एम्बेसी है, ये क्या है, यूएसए की एम्बेसी है, इंडिया में है इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में, लेकिन एक्चुअली में ये इंडिया की जगह नहीं है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी कहां की है, यूएस की। लेकिन ऐसे ही ये मान लो यूएस है, छोटा सा यूएस बना दिया मैंने, जैसा मुझसे बनता है वैसे बना देता हूं। अब इस यूएस के अंदर यहां पर ये इंडियन एम्बेसी है, ये क्या है, इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन एम्बेसी का मतलब क्या हो गया, जो ये इंडियन एम्बेसी है ये हमारे देश की घरेलू सीमा में यानी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये बेशक में ये हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है, लेकिन फिर भी है कहां, हमारे देश की घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, यानी ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऐसे ही ये बेशक इंडिया के अंदर है लेकिन यूएस एम्बेसी है, इसलिए ये यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो ये ध्यान रखना, एक दूसरे देश में एक दूसरी कंट्री को अपने देश में से थोड़ी जगह दे रखी होती है हर कंट्री के लोगों को। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो यूएस के अंदर मैं पढ़ने गया या मेरा बच्चा पढ़ने गया, कोई भी मेरा स्टूडेंट पढ़ने गया और उसको वहां पर कोई तकलीफ होती है, तो वो अपनी सुनवाई किसे सुनाएगा, इंडियन एम्बेसी में जाएगा और वहां जाके अपनी प्रॉब्लम रखेगा और वहीं पर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला भी जाएगा। उसे कोई मुश्किल होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही हर कंट्री के एक दूसरी कंट्री के अंदर अपनी एम्बेसीज होती हैं, क्योंकि लोग तो आते आते रहते हैं। मान लो कोई टूरिस्ट गया घूमने, वहां कोई विजिटर कोई अपना ट्रीटमेंट कराने गया, कोई दिक्कत हुई, तो उनको इंडियन एम्बेसी के अंदर जो है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर ऑलवेज ध्यान रखना।
कि हर देश का एक देश के अंदर जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के रूप में एम्बेसीज होती हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कॉन्सुलेट्स। एक्चुअली ये कॉन्सुल्स होते हैं, यानी व्यापार के लिए, इनको बुला दो यार, इनके व्यापार के लिए यानी कि ट्रेड करने के लिए जो ऑफिशियल्स होते हैं वहां पर रुकते हैं। एक ऐसी जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सुलेट्स कहते हैं। इसे हम वाणिज्यिक दूतावास कहते हैं। ये भी एक तरह का दूतावास है, यहां पर भी ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन ये कमर्शियल होता है। इसके अंदर अपने ऑफिशियल्स होते हैं जो अपनी कंट्री को वहां जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर मान लो इंडियन कॉन्सुलेट्स इतना बना हुआ है, तो ये भारत की घरेलू सीमा है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी है, और इसके अंदर सिर्फ जो है मतलब जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं वो रहेंगे, वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे सबके सामने। वो अपनी कंपनी को ये मानेंगे कि हाँ ये कंपनी ये अपनी कंट्री को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ना कई कंट्रियों के मतलब अदर कंट्रीज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, सैनिक प्रतिष्ठान कहते हैं। वो भी वहां पर सैनिक रुकते हैं और वो भारतीय सैनिक होंगे, और अगर वो यूएस के अंदर हैं तो वो भारत की घरेलू सीमा ही मानी जाएगी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में तो है लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो जैसे हमारे देश की एम्बेसीज अदर कंट्रीज में, ऐसे अदर कंट्रीज की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो हमारी कंट्री में है, तो वो फिर हमारे देश की घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी यहां आपको एग्जांपल दिया था कि यूएस का अगर कोई एम्बेसी इंडिया के अंदर है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, बट फिर भी वो पार्ट कहां का है, यूएसए का, भारत का पार्ट, यानी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ। अब यूएनओ का कोई ऑफिस है यहां मुंबई में, मान लो यहां पर मुंबई में या जहां पर भी मुंबई है, यहां कोई यूएनओ का ऑफिस है, बिल्डिंग है, तो वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। तो ये दो चीजें उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो उससे पहले हम सीख लेते हैं कि आखिर नॉर्मल रेजिडेंट्स होता क्या है, जिससे कि हमें यह पता लग जाए कि नॉर्मल रेजिडेंट्स अगर क्या होता है। तो यहां बार बार एक वर्ड आया था अभी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है वन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ एक व्यक्ति ही नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था भी क्या होती है, वो भी एक नॉर्मल रेजिडेंस होती है। उसके लिए आपको दो क्वालिटी चाहिए नॉर्मल रेजिडेंस होने के लिए। पहली क्वालिटी, वो उस कंट्री में रह रहा हो जिस कंट्री के बारे में हम उसको उसका नॉर्मल रेजिडेंस बता रहे हैं, कम से कम 1 साल से ज्यादा। और ऊपर से उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो भी उसका उसी देश में हो जिस देश में वो रह रहा है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अर्न यानी कमाना, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना, ठीक है ना, और इन्वेस्ट। ये सारी चीजें वो उसी कंट्री के अंदर कर रहा हो जिस कंट्री में वो रह रहा है, तो उस कंट्री का उसे हम सामान्य निवासी बोल देते हैं। जो देश का नागरिक है और वो रह रहा है, और 1 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जिस कंट्री में रह गया तो वो उस कंट्री का कौन बन गया, नॉर्मल रेजिडेंट बन गया, अगर 1 साल से ज्यादा वो रह गया। तो ये दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो उस कंट्री में वो रह रहा हो 1 साल से ज्यादा, और ऊपर से उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो, वो कमा भी वहीं रहा हो, खर्च भी वहीं कर रहा हो, और इन्वेस्टमेंट भी उसकी वहां हो रही हो। तो इसमें कौन कौन है जो नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट नहीं होते, बाकी सब काउंट होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए वहां रह रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से लोग जो इसमें काउंट नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स, वो जो वेकेशन के लिए आए हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, स्टडी के लिए आए हैं, गेम के लिए आए हैं, स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, वो
उस देश के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है जिस कंट्री में वो आए हुए हैं अभी। एक्चुअली वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस हैं जिस कंट्री से वो आए हैं। अब सपोज इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम आई खेलने के लिए क्रिकेट, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन जो यहां पर ऑस्ट्रेलियन खेल रहे हैं वो भारत के समान निवासी हैं, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंस, आप नहीं कह सकते ऐसा। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं भी बताया यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये भी देश की समान निवासी नहीं होती हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं। फॉरेन स्टाफ जो एम्बेसीज में, फॉरेन एम्बेसीज के अंदर काम कर रहा है और ऑफिशियल्स में काम कर रहा है, और डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, ये सारे लोग ये हैं तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन यानी हमारे क्या बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये फॉरेन स्टाफ है। एक तो स्टाफ भी फॉरेन है, ऊपर से वो काम भी फॉरेन कंट्री मतलब उसमें कर रहा है, फॉरेन एम्बेसी में। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया कि इंडिया के अंदर, ये इंडिया है, मान लो इंडिया में ये यूएस एम्बेसी है और इसके अंदर एक कोई यूएस का ही बंदा काम करता है रेगुलर, तो वो है भी फॉरेनर और काम भी किसमें कर रहा है, किसी अदर कंट्री की एम्बेसी में जो इंडियन तो नहीं है, तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी यानी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इन यूएनओ वगैरह और डब्ल्यूएचओ वगैरह में काम कर रहा हो और ऊपर से क्या हो, फॉरेनर हो, तब भी वो देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। अगर इंडियन है तो माना जाएगा, विदेशी है ऊपर से वो काम भी किसमें कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी वो देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। फिर है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, जो नौकाएं होती हैं विदेशी, उनके अंदर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, बेशक वो इंडियन बाउंड्री के अंदर या इंडियन वाटर के अंदर चल रहे हो, फिर भी वो हमारे देश की डोमेस्टिक जो है टेरिटरी में नहीं आते और ना ही वो हमारे देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं। कमर्शियल ट्रेवलर्स और सीजनल वर्कर, ये भी देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाते, लेकिन 1 साल से कम के लिए होने चाहिए। अगर जैसे ही 1 साल पार कर जाते हैं तो उनको इंडिया या किसी भी उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस मान लिया जाएगा जिस कंट्री में वो 1 साल से ज्यादा रुक गए। बॉर्डर वर्कर्स, अब बॉर्डर वर्कर का मतलब ये है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंडिया और नेपाल, इंडिया नेपाल बाउंड्री है। अब एक व्यक्ति रह इंडिया में रहा है लेकिन डेली जॉब करने के लिए कहां जा रहा है, नेपाल जॉब करता है, शाम को फिर घर आ जाता है, फिर जॉब करता है, फिर शाम को घर आ जाता है, तो वो जहां रह रहा है, जहां काम कर रहा है, वहां का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है, जहां उसका घर है, जहां वो रह रहा है, वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाता है। तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंस, इसके बारे में आपने ध्यान से देखना है और एक बार इसको समझ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के अगली वीडियो के अंदर आपसे बात करते हैं। थैंक यू।